नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत और आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र निगम जी। तो आज हमें वो ज्योतिष को लेकर कई सारी जानकारियां और कई सारे सवालों का जवाब हमें देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? जी ज्योतिष ज्ञान जो है विज्ञान की तरह एक विज्ञान ही है, ज्योतिष विज्ञान। और ज्योतिष के माध्यम से मतलब आम आदमी की या किसी भी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान भी होता है और ज्योतिष ज्ञान के जरिए उन्हें धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में विभिन्न जानकारियां भी प्राप्त होती है। ज्योतिष ज्ञान व्यक्तियों के किन किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए ज्योतिष ज्ञान जहाँ तक है व्यक्ति की हर क्षेत्र की जो भी विधा है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, रोजगार संबंधी हो, ऐसे सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य कारण है कि जो भी हमारे नवग्रह हैं उन नवग्रहों का मानव शरीर के द्वारा संचालन, मतलब नवग्रह करते हैं मनुष्य के शरीर का संचालन। तो इसलिए जो भी क्षेत्र होता है वो ग्रह हमारा बलवान है तो हम उस क्षेत्र में अच्छी तरह लाभ प्राप्त कर लेंगे। अगर वो कमज़ोर है, नेगेटिव है, तो हमें उस क्षेत्र में बहुत सी दिक्कतें आएंगी। मेहनत करने के बाद भी परिणाम पूरी तरह प्राप्त नहीं होगा। ज्योतिष भविष्यवाणी गलत भी साबित होती है, ऐसा क्यों? जी देखिए, क्या है कि ज्योतिष भविष्यवाणी जो है जब तक पूर्ण ज्ञान के आधार पे और पूर्ण विद्या अध्ययन के आधार पे न की जाए तब तक उसमें यह संशय बना रहता है कि वो कितने % सही हो सकती है या गलत भी हो सकती है। ये अनुमान के आधार पे की जाती है, एक तरह का अनुमान होता है। लेकिन अनुमान जो है काल गणना, ग्रहों की गणना, नक्षत्रों की स्थिति, समय, परिस्थिति, इसके आधार पे होती है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई चूक अगर किसी से हो गई या पूर्णतः उसने उस सब चीज़ों का समावेश अपने इसमें नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो परिणाम जो भविष्यवाणी की है कभी कभी गलत हो जाती हैं, कभी कभी आधी अधूरी होती हैं और कभी सही सटीक बैठ जाती हैं। आम आदमी का ज्योतिष से विश्वास कम हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, आम आदमी का जो ज्योतिष विद्या से विश्वास कम हुआ है या ज्योतिषियों पर से विश्वास कम हुआ है, उसका मुख्य कारण है कि व्यक्ति जिस समस्या को लेकर ज्योतिष के पास जाता है या ज्योतिष विद्या में वो भरोसा करता है कि इसके माध्यम से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जो लोग आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, पूर्णतः जानकारी नहीं रखते हैं और वो उस विधा के तहत अपने भक्त को या अपने आने वाले जो भी उनके भक्त हैं उनको उपाय बताते हैं, वो आधे अधूरे होते हैं। इस कारण से क्या है कि उनको समय पे वो समाधान नहीं मिल पाता है और उनका इस कारण से भरोसा उठता है। इसलिए जब भी किसी की समस्या का समाधान हम बताएं तो हम स्वयं पूर्णतः पहले संतुष्ट हो लें और देख लें कि ये इसके ज़रिए प्राप्त हो सकता है या नहीं, तभी हम सामने वाले को वो जानकारी दें और उसकी समस्या का समाधान करें। तो कहीं ना कहीं मतलब कहना यह है कि जो ज्योतिष पूर्ण तरीके से जानकारी इकट्ठा कर चुके हों या पूर्ण उनको जानकारी हो, यहाँ तक कि आम आदमी को उन्हीं के पास जाना चाहिए, तभी जाके अगर वो सही परामर्श ले सकते हैं और सही उनके साथ हो सकता है। जी, क्या है कि काफ़ी लोग इसमें अपने आप में पारंगत हैं, देश भर में बहुत हैं, विदेशों में हैं, लेकिन व्यक्ति उस स्तर की पहचान रखे कि हमें कहाँ जाना है। सही जगह जाएगा तो उसे सही समाधान भी मिलेगा और ज्योतिष में भरोसा भी बढ़ेगा उसका। आज हम देखते हैं बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जब भी सत्ता बदलती है या उन पे कोई संकट आता है या चुनाव का अवसर आता है तो मतदान के बाद भी वो मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, कहीं कोई अनुष्ठान कराने जाता है अपनी सफलता के लिए। तो भरोसा तो व्यक्ति रखता है लेकिन वो सही जगह पहुंच जाए तब उसको परिणाम मिलते हैं। ये बात भी सही है कि सही अगर किसी का लग जाता है, जैसे बोलते हैं लक, एक तरीके से लक होता है और वो सही जगह पहुंच जाता है तो उसका लक काम कर जाता है। जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों विद्या ज्योतिष से जुड़ी है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों में बहुत अंतर है।
क्योंकि इसके जानकार इस विधा के भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति कई विधाओं को जानता है। तो हमारी हस्तरेखा में भी ग्रहों के आधार पे हम पूरा वर्णन करते हैं। जो भी हमें दिखाई देता है ग्रह उसके पॉजिटिव हैं नेगेटिव है, उस आधार पे हम अपनी अभिव्यक्ति करके उसको बताते हैं। और जन्म कुंडली में भी वही चीज़ होती है। जन्म कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, जिनको हम 12 स्थान मानते हैं। लग्न प्रथम स्थान होता है और इसी तरह 12वां अंतिम स्थान होता है। तो इन स्थानों पे जो ग्रह बैठे होते हैं, चाहे वो मंगल हो, बुध हो, शनि हो, 9 में से कोई भी हो, तो वो शुभ स्थिति में बैठा है या अशुभ स्थिति में, इसका आकलन करके और फिर हम उस जन्म कुंडली के आधार पे भविष्यवाणी करते हैं कि आपको प्रगति मिलेगी, उन्नति मिलेगी, काम में सफलता मिलेगा या असफलता मिलेगी, या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये उस आधार पे हम जन्म कुंडली से करते हैं। और वही नवग्रहों का स्थान हमारे हाथ में हथेली में है। तो जो लोग इसके जानकार होते हैं वो हस्तरेखा के माध्यम से इस चीज़ का मतलब जानकारी देते हैं। यानी कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा ये दोनों एक ही काम करती है, लेकिन दोनों का जो गुरु दीक्षा होती है, जो मतलब एक नॉलेज होता है, वो दोनों अलग अलग होता है। अगर किसी की जन्म कुंडली टाइम के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट नहीं बनी, एक्चुअली क्या होता है, ये तो एक एक सेकंड का फ़र्क हो जाता है जन्म कुंडली में। तो हस्तरेखा से हम जान सकते हैं कि एक्चुअल में रियल स्थिति क्या है। जी, वैसे भी जन्म कुंडली के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जन्म कुंडली में कोई भी जन्म कुंडली एग्जैक्ट नहीं होती है 99%। कहीं ना कहीं समय का फ़र्क आ जाता है कि कोई बच्चा हॉस्पिटल में जन्मा है, वहाँ की घड़ी के अनुसार टाइम है, कोई घर में है तो घर के अनुसार समय है। तो सब में कहीं ना कहीं कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का अंतर तो होता है, लेकिन ये अंतर से परिणाम प्रभावित नहीं होते हैं। कारण है उसका कि जो सूर्य उदय कालीन तिथि होती है, अगर वो तिथि सूर्य अस्त के बाद तक रहती है और इस बीच किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो उसमें घंटे 2 घंटे का अंतर भी होगा तो लगभग परिणाम एक ही आएगा, वो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर एक दिन में 2 तिथि आ गई कि जैसे सूर्य उदय से सुबह 11 लगी है, दोपहर 1 बजे के बाद 11 समाप्त हुई और 12 लग गई, प्रदोष लग गया, तो फिर उस स्थिति में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव परिवर्तित हो जाता है। तो उस आधार पर फिर अंतर हमें दिखाई देता है। क्या ज्योतिष स्वास्थ्य में भी कुछ मार्गदर्शन देते हैं? जी बिल्कुल, ज्योतिष स्वास्थ्य के मामले में बहुत कुछ मार्गदर्शन करता है। जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मानव शरीर का संचालन 9 ग्रह करते हैं। तो जिस ग्रह के अधीन शरीर का जो अंग आता है, वो ग्रह अगर हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव है या कमज़ोर है या किसी पापी ग्रह की दृष्टि में है, तो शरीर के उस अंग में हमें बार बार पीड़ा होगी, तकलीफ़ होगी और हमें ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए हमें उस ग्रह के प्रार्थना, दान, पुण्य, पूजा पाठ, शांति अगर हम करते हैं तो हमें स्वस्थ होने में थोड़ा सा राहत मिल जाती, जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। मतलब स्वास्थ्य को अगर हम ज्योतिष में देखें तो इसका बहुत महत्व है, क्योंकि 9 ग्रह ही पूरे शरीर को संचालित कर रहे हैं। और ग्रह अगर हमारे अच्छे हैं तो हम स्वस्थ हैं, और वो कहीं ना कहीं डैमेज हैं तो हमको कहीं ना कहीं उस स्थान पे शरीर के कोई चोट लग जाएगी या हमें कोई रोग पैदा हो जाएगा। जैसे राहु ग्रह है, वो गले का कारक है, तो जो गंभीर रोग हैं जैसे गले का कैंसर वगैरह है, तो वो राहु हमारा पीड़ित होगा, दूषित होगा, कमज़ोर होगा, नेगेटिव होगा, तो ऐसे रोग होने के संकेत आते हैं। गुरु जैसे हमारे श्वास नली का, फेफड़ों का, पेट का कारक है, तो उस दृष्टि से भी गुरु हमें यहाँ जो रोग होते हैं फेफड़े से संबंधित होते हैं, श्वास, अस्थमा वगैरह, उसका कारक गुरु होता है। तो एक कहावत है, आपने सुनी है कि दवा और दुआ, तो हम अगर मेडिसिन तो हमें लेना ही है ठीक होने के लिए, लेकिन हम उस ग्रह को भी ठीक कर लें साथ में तो वो हमें जल्दी स्वस्थ करती है। जी, इसमें यही कहना है कि जैसे कि डॉक्टर का भी नाम दे देते हैं कई सारे ज्योतिष की, किसी को कैंसर है मान लो और डॉक्टर से कई साल से इलाज करवा रहे हैं लेकिन कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, मतलब ज़्यादा जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं हो रहा उनको, तो क्या ज्योतिष ये भी बताते हैं कि इस डॉक्टर के पास जाइए या फिर यहाँ जाइए, इस हॉस्पिटल में जाइए तो उनको कुछ आराम मिल जाएगा या फिर वो स्वस्थ हो जाएंगे?
जी नहीं, ज्योतिष इस मामले में किसी को कोई सलाह नहीं देते कि आप किस हॉस्पिटल में जाएं या किस डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि जहाँ तक डॉक्टर भी हैं वो भी अपने हिसाब से समुचित प्रयास करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं, बेहतर इलाज करते हैं। तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं होता है कि किसी को पर्टिकुलर सलाह दी जाए, ऐसा कोई ज्योतिष नहीं करता है। बस सलाह ये देता है कि अगर कुंडली के अनुसार कहीं कोई ग्रह उसको प्रभावित कर रहा है तो उस ग्रह की शांति, दान, पुण्य, पूजन की सलाह उसको देता है कि भाई इलाज के साथ साथ ये भी कर लो। मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि जैसे कि कई बार लोगों को तिथियों को लेकर डाउटफुल रहता है, कई एक ही तिथि 2 बार और दूसरे दिन भी मनाई जाती है, तो आखिर ऐसा होता है क्यों? ऐसा इसलिए होता है, एक तो हमारे यहाँ पंचांगों को लेकर मत भिन्नता है। क्या है कि अलग अलग स्थानों की, अलग अलग शहरों की, अलग अलग राज्यों की पंचांग मान्यता रखती है। कोई एक पंचांग पर ये केंद्रित नहीं होता है, क्योंकि उसमें जहाँ का, जिस शहर से हम संबंध रखते हैं, वहाँ का अक्षांश, देशांश, सब चीज़ें अलग अलग होती है। तो कहीं सूर्य उदय जल्दी होता है, कहीं थोड़ा कुछ अंतर से होता है। तो इस कारण से तिथियों में भी हमारी जो मान्यता होती है, कुछ लोग ज़्यादातर सूर्य उदय कालीन तिथि को मान्य करते हैं कि सवेरे सूर्य उदय के समय जो तिथि है बस वही आखिर तक रहेगी पूरे दिन। लेकिन आजकल कंप्यूटर युग होने से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि तिथि कब बदल रही है। अगर दोपहर में तिथि बदल गई है तो उस कारण से त्योहारों में जो मतभिन्नता आती है कि कोई पहले दिन मना लेता है और कोई दूसरे दिन, अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि दोपहर में 11 से और उसके बाद 12 लग गई, तो वो 12 अगर दूसरे दिन सूर्योदय कालीन में है तिथि में, तो व्यक्ति उसको प्रदोष मान के और उसका वो मनाएगा पर्व। लेकिन अगर एक ही तिथि एक पूरे दिन है तो उसमें ऐसी मतभिन्नता नहीं आती, फिर वो त्यौहार एक ही दिन होता है। लेकिन कई बार क्या है, 2 पूर्णिमा हो जाती हैं, 2 त्यौहार हो जाते हैं, तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो सूर्योदय कालीन तिथि है कुछ लोग उसके अनुसार ही मनाते हैं उसे। ज्योतिष का करियर में क्या उपयोग है? देखिए, ज्योतिष का करियर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो मैंने जैसा अभी बताया कि कर्म करना आवश्यक है, तो ज्योतिष में, जन्म कुंडली में या हस्तरेखा में जो हमारा कर्म स्थान होता है, कर्म से मतलब है कि हम चाहे व्यापार कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों या हम कोई अन्य कार्य से आय प्राप्त कर रहे हों, तो वो हमारे कर्म भाव में जो ग्रह मौजूद होता है उसके आधार पे हम उसमें निर्णय लेते हैं कि ये हमारे लिए शुभ है, अशुभ है, इससे हमें लाभ होगा, इससे हमें नुकसान होगा। तो उस आधार पे व्यक्ति को उपाय भी बताए जाते हैं कर्म स्थान के आधार पे कि आपका कर्म अभी ठीक से नहीं चल रहा है, इनकम ठीक नहीं हो रही है, खर्च ज़्यादा है, पैसा नहीं बच पा रहा है, या आपका कोई ग्रह उसके नेगेटिव आ गया है। लोहे का व्यापार है और शनि हमारा एकदम नेगेटिव हो गया तो हमारा काम अच्छा चलते चलते और एकदम डाउनफॉल पे आ जाएगा। तो कर्म के आधार पे नौकरी में, रोजगार में, व्यापार में इसका ज्योतिष का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष से परामर्श लेकर ही करियर में अपने को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ताकि अपना टाइम भी वेस्ट ना हो और किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। जैसे कि कहीं देखा है कि MPPSC और UPPSC में जो कई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो 10-10 साल तक, 15-15 साल तक करते हैं कंटिन्यू पढ़ाई, और उसके बाद में आखिरी में उनको असफलता हासिल होती है और कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन पहले ही 10 साल पहले अगर उन चीज़ों को अपना लें तो अपने को उन चीज़ों का लॉस ना हो और मदद मिल जाए और अपन आगे बढ़ सकते हैं। क्या सही मार्गदर्शन मिल जाता है उसमें अपने को, तो हम उसको समय पे ठीक कर सकते हैं और हम चाहें तो हमारी लाइन भी परिवर्तित कर सकते हैं कि अगर हमें भरोसा हो रहा है कि हम इस लाइन में पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाएंगे या हमें 2 साल निकल चुके सक्सेस नहीं हुए हैं, तो हम परामर्श करके जो हमारी कुंडली के आधार पे या हस्तरेखा के आधार पे जो क्षेत्र हमारे लिए सकारात्मक है उस क्षेत्र में हम अगर कार्य करेंगे तो हम जल्दी सफल होंगे। निगम जी, आप ये बताइए जी, कि रत्नों को धारण करने से व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इससे सफलता मिलती है? देखिए, जहाँ तक रत्नों का सवाल है, इससे सफलता मिलती है, लेकिन सफलता कब मिलेगी, कितना समय लगेगा, ये इसका इसमें स्पष्ट कोई
प्रावधान नहीं है। कभी कभी रत्न पहनते ही व्यक्ति को जल्दी सफलता मिल जाती है और कभी वो सालों तक पहना रहता, उसको उसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। इस कारण से उसका इस पे से भी भरोसा उठने लगता है कि मैंने जिसने भी परामर्श दिया और ये पहना लेकिन मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए ये रत्न विज्ञान भी अपने आप में एक अलग विधा है। रत्नों को कैसे पहना जाए, कितनी रत्ती का पहना जाए, कितने कैरेट का पहना जाए, किस दिन पहना जाए, किस नक्षत्र में पहना जाए, किस आकार का पहना जाए, ट्रायंगल पहने, लंबचौरस पहने, राउंड पहने, स्क्वायर पहने, ये सारी चीज़ें उसमें मायने रखती है। और जब ये सारी चीज़ों का अध्ययन करके या कोई योग्य व्यक्ति इसका परामर्श देता है तो निश्चित है कि रत्नों से भी हमें सफलता मिलती है। रत्नों का मूल कारण जो है, जो रंग होता है, उस रंग से कुल मिला के हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि जैसे जिस ग्रह के लिए हम पहनेंगे उस ग्रह का रंग निर्धारित होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम बुध ग्रह के लिए कोई रत्न पहनते हैं, पन्ना रत्न है, तो ग्रीन कलर का है और वो बुध के ग्रह के रंग से अगर मैच अच्छा करता है तो हमें जल्दी सफलता मिलती है। और उससे अगर वो रंग कहीं 19 होता है तो सफलता देर से भी मिलती है। तो जितने भी रत्न हैं, स्टोन हैं, इनमें एक तो वज़न और दूसरा आकार और तीसरा रंग, ये 3 चीज़ महत्वपूर्ण होती है। फिर पहनने का समय, शुभ मुहूर्त और नक्षत्र, ये भी बहुत मायने रखते हैं। अगर इसके अनुसार कोई रत्नों को धारण करता है तो निश्चित उसे सफलता मिलती है। कल जैसे कि गुरु पूर्णिमा है और उसका काफ़ी महत्व भी है, तो आप अपने शिष्यों को इसको लेकर के क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, गुरु पूर्णिमा पर मैं अपने शिष्यों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में किसी एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार की जो समस्या हैं, जो हमारे को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को कई कठिनाई मिलती हैं, तो हमारे मार्गदर्शन के लिए कोई ना कोई एक गुरु हमें बनाना चाहिए। वो गुरु हमें मार्गदर्शन करेगा तो हम सही दिशा की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि गुरु 2 शब्दों का मेल है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है वही गुरु है। मतलब अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला गुरु है। तो जीवन में अगर गुरु रहेगा तो हम सही दिशा में जाएंगे और हम प्रोग्रेस करेंगे। जिस तरह हम देखें किसी वाहन में, किसी साइकिल में, किसी कार में या कोई भी वाहन है, तो उसमें जो ब्रेक का महत्व है वही हमारी ज़िंदगी में गुरु का महत्व है। कि जिस तरह से बिना ब्रेक के वाहन बेकार है, उसी तरह से बिना गुरु के व्यक्ति का जीवन बेकार है। तो गुरु कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको अपना बनाना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में आगे कार्य करना चाहिए। समय समय पर उससे परामर्श लेना चाहिए। तो आप सही दिशा में सही ज्ञान को प्राप्त करके बढ़ेंगे और आपको अपने जीवन में भी संतुष्टि प्राप्त होगी। जैसा कि भूपेंद्र जी ने बताया है कि गुरु का बहुत महत्व होता है और गुरु बनाना अति आवश्यक होता है। बचपन से ही हमें गाइड किया जाता है कि बचपन से शुरुआत होती है सबसे पहले अपने माता पिता से, वो भी अपने गुरु है। फिर शिक्षक होता है, फिर जैसे जैसे अपनी एज आगे बढ़ती जाती है तो अपने को एक और गुरु की आवश्यकता होती है, जो वो ज्योतिष के रूप में होता है। तो ऐसे गुरु को बना करके और उनका परामर्श ले करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं और आगे सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। गुरु के महत्व को तुलसीदास जी ने भी प्रतिपादित किया है। जैसे उन्होंने कहा गुरु चरण सरोज रज, तो यहाँ उन्होंने गुरु का महत्व दर्शाया है कि जीवन में हमारी माँ तो गुरु होती ही है, जन्म देने वाली, लेकिन जन्म के बाद जन्म को जीवन में बदलने वाला जो होता है वो गुरु होता है, जिसको हम गुरु मानते हैं या जिसके मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र निगम जी, ज्योतिषाचार्य, जो कि गुरु को लेकर के भी इन्होंने, गुरु पूर्णिमा को लेकर भी हमें काफ़ी सारे बताया है और गुरु का महत्व काफ़ी बताया इन्होंने। और गुरु बनाना अति आवश्यक होता है हमारी ज़िंदगी में और ज्योतिष का परामर्श लेना भी अति आवश्यक होता है, ताकि हमें कहीं सफलता हासिल ना हो और हम सफल होते जाएं ज़िंदगी में। तो ऐसे ही कई शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहे NMF न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।